जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका प्यारा दोस्त गिरधारी कुमावत आज आपके सामने एक ऐसा सेशन लेकर के आया हूं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। प्यारे दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये सेशन विशेष तौर से पूरा देखना है, क्योंकि साथियों ये पहली बार हमारे राजस्थान में होने जा रहा है। जैसा कि आप थंबनेल और टैग देख चुके हैं कि राजस्थान में पहली बार समान पात्रता परीक्षा यानी कि CET एग्ज़ाम कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो कि शुरू होने जा रहा है। तो साथियों, इस CET एग्ज़ाम के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे, इसकी न्यूनतम जो अपनी पासिंग नंबर से न्यूनतम कितने प्रतिशत नंबर आने अनिवार्य है, यह कौन कौन सी परीक्षा से पहले हमें देनी पड़ेगी, यदि हम CET एग्ज़ाम नहीं देंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से CET एग्ज़ाम के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने आया हूं। तो मैं सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारे या आपके इस YouTube परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इनकी घंटी के निशान को अवश्य दबा दें। साथियों, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब और एक छोटा सा लाइक हमें आगे की ओर प्रोत्साहित करता है। आपका ये अमूल्य सब्सक्राइब और अमूल्य लाइक है, यह आप एक इतना सा सपोर्ट करते हो तो इसके लिए हम आपके दिल से बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और मैं आपसे उम्मीद और पूरी आशा रखता हूँ कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबा दिया होगा, यानी कि इस चैनल की सदस्यता आपने ले ली होगी या आप हमारे इस परिवार के सदस्य ज़रूर बन गए होंगे। ये मैं आपसे पूरी उम्मीद रखता हूँ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर संपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ CET के बारे में। तो सेशन के साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। आपके सामने जैसा लिखा हुआ है कि यह एग्ज़ाम पटवारी LDC समेत सभी भर्तियों के लिए होगी। इनके साथियों, जो CET एग्ज़ाम है यह सभी परीक्षाओं से पहले एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सरकार ने शुरू कर दिया है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो आपका पटवारी का हो या LDC का हो। इसके अलावा देखिए क्या क्या है इसके बारे में। तो देखिए आपके सामने साथियों लिखा हुआ है कि यह परीक्षा 20 भर्ती सेवा, इनकी 20 प्रकार की जो हमारे राजस्थान में सेवाएं हैं, उस 20 प्रकार की सेवाओं के अंदर कुल 24 पदों पर भर्तियां होती है। उन 24 पदों के लिए यह समान पात्रता परीक्षा देनी अनिवार्य होगी। CET एग्ज़ाम जिसमें साथियों स्नातक लेवल के 12 भर्तियां हैं और 12वीं पास की 8 भर्तियां शामिल है। यानी कि आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल की कोई भर्ती दोगे या आप 12वीं पास की कोई भी भर्ती परीक्षा राजस्थान की दोगे तो उन सभी भर्ती परीक्षा से पहले ये आपका CET का पेपर अनिवार्य रूप से देना होगा। ये बिल्कुल साथियों ये एक अनिवार्य एग्ज़ाम है यदि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो कौन कौन से पद है इसके मैं बात करूंगा, कौन कौन सी भर्तियों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो देखिए आपके सामने पहले मैं बता देता हूं कि जो स्नातक स्तर की इनकी जो ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाएं हैं उनमें कौन कौन से पदों के लिए यह CET एग्ज़ाम अनिवार्य होगा। तो साथियों स्नातक के लिए 12 सेवाओं के अंदर कुल 16 पद, यानी कि 16 पदों पर जो भर्ती परीक्षा होती है उनके लिए यह CET एग्ज़ाम अनिवार्य है। तो देखिए यदि साथियों आप पटवारी की परीक्षा की बात करें
तो पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले आपके पास CET एग्ज़ाम क्वालिफाई होना अनिवार्य है। यदि अपन हॉस्टल अधीक्षक ग्रेड द्वितीय की बात करें तो इसके लिए भी अपने को CET एग्ज़ाम ज़रूरी है। ग्राम विकास अधिकारी, साथियों ये इसका पुराना नाम था ग्राम सेवक, अब इसका नाम है ग्राम विकास अधिकारी, तो इसके लिए भी CET एग्ज़ाम अनिवार्य है। अगली बात करते हैं तो डिप्टी जेलर, इसके लिए भी आपको CET एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, इनकी अनिवार्य रूप से पास करना पड़ेगा। असिस्टेंट जेलर का पेपर देंगे तो इसके लिए भी CET एग्ज़ाम ज़रूरी है। ग्राम विकास विभाग के कोऑर्डिनेटर ट्रेनर नियुक्त किए जाते हैं, उनके लिए भी CET एग्ज़ाम अनिवार्य है। कोऑर्डिनेटर सुपरवाइज़र के लिए भी CET एग्ज़ाम ज़रूरी है। बाल विकास विभाग में सुपरवाइज़र, महिला अधिकारिता विभाग में सुपरवाइज़र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल असिस्टेंट, इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, राजस्व विभाग में TRA, जिलाधर और जूनियर अकाउंटेंट, ये साथियों जो पेपर होते हैं अपने ग्रेजुएशन लेवल के परीक्षा की, यदि आपने BA, BSc या BCom कोई भी प्रकार का आपने किसी भी विषय के अंदर आपने स्नातक कर रखा है और आप इन पदों में से किसी भी पद के ऊपर यदि आप अपना आवेदन या आप फॉर्म भर के परीक्षा देना चाहते हैं तो इससे के लिए इसके पहले कॉमन इंटरेस्ट एग्ज़ाम या टेस्ट CET आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। मैं एक एक बात बताऊंगा कि CET एग्ज़ाम कितने नंबर्स का होगा, क्या सिलेबस रहेगा, ये सब संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो थे अपने ग्रेजुएशन लेवल के पद, यानी कि यदि आपने स्नातक कर रखी है और आप इन पदों पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको CET एग्ज़ाम पहले देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए दूसरी बात करते हैं, सीनियर सेकेंडरी इनकी 12वीं पास, इनकी आपके 12वीं पास की जो भर्तियां आती है राजस्थान सरकार के अंदर, उन 12वीं पास के आप 8 सेवाओं के 8 पदों पर एग्ज़ाम देते हैं, तो इसके लिए भी आपको CET एग्ज़ाम देना अनिवार्य होगा। ये कौन कौन से पद है तो लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर इनके वन विभाग की कोई भी वैकेंसीज, हॉस्टल अधीक्षक, सचिवालय में ग्रेड क्लर्क ग्रेड द्वितीय, RPC क्लर्क ग्रेड इनकी द्वितीय, जूनियर असिस्टेंट, पंचायती राज विभाग में LDC या एक्साइज में जमादार ग्रेड द्वितीय। यानी कि साथियों चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की बात करें या आपके 12th लेवल की बात करें तो दोनों के लिए इनकी कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग या RAS इनके प्रशासनिक विभाग को छोड़ करके, एक तो साथियों शिक्षा विभाग और एक प्रशासनिक विभाग और एक साथियों आपका चिकित्सा विभाग, इन सेवाओं को छोड़ करके और बाकी सभी जो नॉर्मल जितने भी अपन साथियों पेपर देते हैं तो उन सभी के लिए आपका ये CET एग्ज़ाम अनिवार्य हो चुका है। यानी कि पहले अपने को किसी भर्ती के लिए एक पेपर देना पड़ता था, अब आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। पहले आपको CET एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यदि आपने CET एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो ही अपन साथियों इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपके बारे में इसके और क्या जानकारी है, मैंने सेशन के अंदर पूरी जानकारी आप तक साझा करने का प्रयास किया है। तो देखिएगा, अब आपको सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि समान पात्रता परीक्षा CET के बारे में क्या क्या जानकारी अपने को ज़रूरी है। बिल्कुल अपन साथियों एक कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने को ये सब संपूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए कि यदि ये CET एग्ज़ाम है तो क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे हमें क्या फ़ायदा है, इससे हमें क्या नुकसान है, इसकी न्यूनतम प्रायिकता या इसका कहते हैं न्यूनतम प्राप्तांक कितना रहेगा, इसको किस ढंग से पढ़ करके या इसको कैसे पास करें, यदि हमने CET एग्ज़ाम के अंदर अप्लाई नहीं किया तो हमें क्या नुकसान होगा। इस प्रकार से एक एक छोटी छोटी बात को मैं आपके सामने इस सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, तो सेशन के साथ बने रहें। तो देखिए आपके सामने सबसे पहला होता है
कि आखिर में ये CET एग्ज़ाम है तो है क्या, यानी कि ये एग्ज़ाम क्या चीज़ है, ये एग्ज़ाम क्यों लिया गया। तो देखिए CET एग्ज़ाम क्या है, तो यह एक समान पात्रता परीक्षा है, यानी कि यह एक प्री परीक्षा है। कैसी परीक्षा है? प्री परीक्षा है। यदि आपने CET एग्ज़ाम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी फिक्स हो चुकी है। आप नौकरी के लिए, आप नौकरी का कोई भी प्रकार की गवर्नमेंट या सरकारी, मतलब सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ CET एग्ज़ाम आपको यह वरीयता देगा कि आप सरकारी नौकरी के निम्न पदों पर आप योग्यताधारी हैं। ठीक है, तो ये एक प्री परीक्षा है। इसके बाद में आप जिस पद के लिए भर्ती निकलेगी, यानी कि जैसे आपने CET एग्ज़ाम दिया और आपका CET एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, आपने न्यूनतम अंकों से अधिक अंक हासिल कर लिए हैं, फिर आप जैसे कि पटवारी भर्ती परीक्षा पद की आप परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको पटवारी का मुख्य परीक्षा होगी, वो आपको अनिवार्य रूप से देनी पड़ेगी, उसे मुख्य परीक्षा कहेंगे। यदि आपने ग्राम सेवक की परीक्षा देनी है तो उसके लिए आपको ग्राम सेवक का पेपर देना पड़ेगा। तो इसमें जैसे कि आप जो अनेक पदों में यदि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए जो एजेंसी वो एग्ज़ाम करवा रही है, जैसे कि पटवार का एग्ज़ाम जो एजेंसी करवा रही है, वो एजेंसी जो विज्ञापन जारी करेगी उस विज्ञापन के अंदर स्पष्ट रूप से लिखेगी कि यदि आपके CET एग्ज़ाम के अंदर इतने प्राप्तांक है तो आप हमारे इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथियों, उस एजेंसी ने CET एग्ज़ाम का न्यूनतम कट ऑफ जारी करेगा, यानी कि इसमें यह फिक्स नहीं है कि आप CET एग्ज़ाम में 30% अंक ले आए मतलब आप सबके लिए एलिजिबल है, यह इसमें फिक्स नहीं है। बिल्कुल इसमें यह फिक्स नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो आप पटवार भर्ती का पेपर देंगे तो आपके जो पटवार भर्ती परीक्षा आयोजन कराने वाली एजेंसी है वो एजेंसी यह जारी करेगा कि आपका CET में इतना मार्क्स होना चाहिए। यदि आप ग्राम सेवक के एग्ज़ाम की बात करें तो ग्राम सेवक के जब आप एग्ज़ाम दोगे तो वो जो एजेंसी ग्राम सेवक का, इनकी ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लेगी, वो एजेंसी आपका CET का क्राइटेरिया तय करेगी। लेकिन साथियों, एक बात विशेष ध्यान रखना कि CET एग्ज़ाम में कम से कम न्यूनतम अंकों की बात करें तो न्यूनतम आपको 40% अंक अनिवार्य रूप से लेकर के आने हैं। न्यूनतम आपको 40% अंक अनिवार्य रूप से हासिल करने हैं। यदि आपने CET एग्ज़ाम के अंदर 40% अंक हासिल कर लिए हैं तो आप येलो जोन, यानी कि निम्न जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बाकी हर एग्ज़ाम, हर पद के लिए CET का क्राइटेरिया अलग अलग तय होगा। ठीक है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्यूनतम कट ऑफ जारी कर देगा कि कितने प्राप्तांक है जो कि इस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। आगे बात करते हैं, तो देखिए अगला है कि आपके सामने अगला कि CET जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम से क्या फ़ायदा है और इस एग्ज़ाम से क्या नुकसान है। तो सबसे पहला तो देखो साथियों, कोई भी चीज़ होती है तो फ़ायदे पहले पढ़े जाते हैं, नुकसान बाद में देखे जाते हैं। तो फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा ये है कि सबसे बड़ा लाभ है कि भर्ती में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं जुटेगी, यानी कि सिर्फ वही लोग आवेदन करेंगे जिन्होंने CET का तय प्राप्तांक हासिल कर लिया है। यानी कि एक हिसाब से जो आज के ज़माने में कंपटीशन है, एक पद के लिए जैसे 700-800 अभ्यर्थी होते हैं, तो इसमें यह जो इतनी ज़्यादा भीड़ है वो भीड़ नहीं आएगी, क्योंकि वही बंदा जो CET एग्ज़ाम क्लियर करेगा जो खुद टैलेंटेड या खुद अपनी मेहनत से या जो ईमानदारी से वास्तविकता के अंदर एग्ज़ाम या गवर्नमेंट की नौकरी चाहता है। क्योंकि आज के ज़माने में क्या होता है, कोई भी वैकेंसी निकली फॉर्म भर दो, पढ़ाई हम करें या ना करें कोई ज़रूर नहीं है, देखते हैं किस्मत होगी तो लग जाएगी। तो यहाँ पर वो किस्मत वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि यदि आपने CET का एग्ज़ाम पास कर रखा है तो ही आप उस पद के लिए अप्लाई करोगे।
तो पहला बात क्या होगी कि भीड़ कम होगी। दूसरा फायदा ये होगा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी कि जो हमारी आजकल के भर्ती परीक्षाएं हैं इसके अंदर जो जिस प्रकार का आज हम कंपटीशन के ज़माने में देखते हैं कि किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, उन घोटालों में कमी होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि सीईटी के जो अपने सीईटी का जो साथियों मार्क्स होगा वो सार्वजनिक रूप से पूरा होगा, पूरी मतलब लिस्ट निकलेगी कि इस बंदे के इतने नंबर है। और यदि आपने जैसे कि आपके पास अड़ोस पड़ोस में कोई बंदा है जिसके सीईटी एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं है, तो यदि और उसने ये एग्ज़ाम क्लियर फॉर्म भर दिया, उसका प्रवेश पत्र हो चुका है किसी भी एग्ज़ाम में, तो कुल मिलाकर के धांधली है वो इस एग्ज़ाम के माध्यम से रोकी जा सकती है। ये अपना फ़ायदा है। लेकिन धांधली को रोकना और भीड़ कम करना ये तो फ़ायदे हो गए, लेकिन साथियों नुकसान की बात करें तो नुकसान ये है कि पहले एक पेपर देना पड़ेगा, अब आपको परीक्षा 2 देनी पड़ेगी, इनकी एक और परीक्षा देनी पड़ेगी। ये आपको नुकसान है। नुकसान तो वैसे देखा जाए नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरी है कि हम पहले किसी चीज़ के लिए एक एग्ज़ाम देते थे और वो एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किया, सीधा हमने उस एग्ज़ाम की मेरिट को हासिल किया तो हमें जॉब मिल जाती थी। लेकिन अब हमें एक एग्ज़ाम की जगह पर 2 एग्ज़ाम, एक तो प्री एग्ज़ाम जिसका नाम है सीईटी क्लियर होने के बाद में मुख्य परीक्षा होगी, तो ये दूसरा एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, फिर देखिए आगे बात करते हैं कि सीईटी साल में कितनी बार होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि क्या हम सीईटी हर साल देंगे, क्या हम सीईटी एक बार दे सकते हैं या सीईटी कितनी बार दे सकते हैं। ये हमें बहुत विशेष तौर से जानकारी ध्यान में होनी चाहिए कि हमने यदि एक बार सीईटी दे दी तो कितने सालों तक हम सीईटी नहीं देंगे तो चलेगा। देखिए आपके सामने है कि सीईटी परीक्षा है वो साल में कितनी बार होगी, तो इसका तो आपका जवाब होगा साल में ये एक बार आयोजित होगी। सीईटी एग्ज़ाम हर साल एक बार आयोजित होगा। इस परीक्षा में शामिल होने का अवसर की अभी कोई सीमा तय नहीं है, यानी कि आप सीईटी एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं इसकी कोई फिक्स सीमा नहीं है। लेकिन आयु संबंधी जो प्रावधान है वर्तमान भर्तियों के अंदर, जैसे कि आप 40 साल तक राजस्थान सरकार में 40 या 35 साल तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जो आयु सीमा है उस आयु सीमा और जो अन्य पात्रता आधार है उन आधार पर, जैसे कि आप ग्रेजुएशन या 12वीं पास है और आपकी आयु सीमा के अंदर आप आते हैं, तो आप ये एक साल में एक बार जो एग्ज़ाम होता है ये आप कितनी भी बार दे सकते हैं, हर साल दे सकते हैं। ठीक है, अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए ये आप एग्ज़ाम कितनी भी बार दे सकते हैं, इनकी हर वर्ष आप इस एग्ज़ाम को अपना रैंक बढ़ाने के लिए, इनकी जैसे मान लो आपने पहली बार पेपर दिया 2022 में, आपके मार्क्स आ गए 45%, आपने देखा कि अभी 45% मार्क्स कम हैं, आप 2023 में अपने अंक सुधारने के लिए वापस एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप मान लो उसमें आपने अंक हासिल कर लिए 50%, तो आप हर साल ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इसका अभी कोई ये सिस्टम नहीं है कि सीईटी एग्ज़ाम एक बार दे सकते हैं या 2 बार दे सकते हैं या 3 बार दे सकते हैं। जब तक आपकी आयु सीमा और अन्य पात्रता में आप योग्यता रखते हैं तो ये एग्ज़ाम हर वर्ष दे सकते हैं। लेकिन साथियों विशेष ध्यान रखना कि आपने यदि सीईटी एग्ज़ाम एक बार दे दिया और आपके अच्छे मार्क्स है तो इस सीईटी जो प्रमाण पत्र होगा उसकी वैधता है वो आपकी 3 वर्ष तक मान्य रहेगी। यानी कि आपने एक बार सीईटी पास कर दिया और 3 साल के अंदर यदि आपने किसी भी अन्य पद का एग्ज़ाम दे करके अपने सिलेक्शन ले लिया तो आप उसके लिए आपका एग्ज़ाम वो 3 साल तक मान्य रहेगा। आप 3 वर्ष तक बार बार सीईटी का एग्ज़ाम ना दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने पहले एग्ज़ाम के अंदर आपने 80% मार्क्स हासिल कर लिए, तो आप फिर अपने पद के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करें, न कि सीईटी के लिए। मतलब कुल मिलाकर के मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि सीईटी एग्ज़ाम की वैलिडिटी है वो आपकी 3 इयर्स रहेगी, इनकी 3 साल की रहेगी। ठीक है, अब आपके सामने आता है कि सीईटी कैसे होगी, इनकी इसका क्या पाठ्यक्रम रहेगा, इसका क्या प्रक्रिया रहेगी, यह पेपर कैसा होगा, क्या सिलेबस, मतलब इसमें क्या क्या हम कौन कौन सी सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो देखिए
जिन सेवाओं में आप शामिल किया गया है उन संशोधित भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए यह परीक्षा अनिवार्य है। यानी कि मैंने आपको पीछे अभी जिन पदों के बारे में आपके डिस्कस किया है उन सभी के लिए ये परीक्षा अनिवार्य है। यह परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र से होगी, यानी कि अब सद जो हम परीक्षा पैटर्न है वही बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होगा। और इस परीक्षा के बाद में सभी अभ्यर्थियों के अंक वो सार्वजनिक किए जाएंगे, यानी कि जो अभ्यर्थी सीईटी एग्जाम में बैठेगा प्रत्येक अभ्यर्थी के अंक सार्वजनिक, यानी कि वेबसाइट पर प्रत्येक अभ्यर्थी की लिस्ट जारी होगी कि इस अभ्यर्थी को इतने नंबर आए हैं। और इसमें अभी तक कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक नहीं है, यानी कि यह कोई भी फिक्स नहीं है कि आपको कम से कम इतने अंक लाने हैं। लेकिन यह ज़रूरी है कि जो भर्ती एजेंसी होगी, जैसे पटवार एजेंसी भर्ती की अलग एजेंसी है, या आप देखते हैं कि फॉरेस्ट विभाग है, या आरपीसी के एलडीसी पद है, तो इनके लिए जो भर्ती एजेंसियां क्राइटेरिया जारी करेगी कि सीईटी में आपके इतने प्रतिशत अंक होने चाहिए। तो कम से कम बात करें साथियों, यहाँ तो लिखा है कि कोई न्यूनतम अंक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सीईटी एग्ज़ाम का न्यूनतम क्राइटेरिया 40% तक रह सकता है। ठीक है, फिर देखिए कि सीईटी एग्ज़ाम 2021 से हमें क्या सहूलियत मिलेगी, इनकी ये एग्ज़ाम हमारे लिए और क्या सहूलियत पैदा कर सकता है। तो यह एग्ज़ाम चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा और यह वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करके होगा। इससे ना सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि इस परीक्षा के आधार पर जितनी भी भर्ती होगी उसमें बार बार आपको आवेदन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक यूनिक पहचान मिल जाएगा। और यह सिस्टम आरपीसी बोर्ड और अन्य एजेंसियों के समन्वय से बनेगा। मतलब कि साथियों ये हो जाएगा कि आपका एक बार जब आप सीईटी एग्ज़ाम दोगे तो आप सीईटी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, तो फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी, आपको वो यूनिक आईडी मिल जाएगी। और उस यूनिक आईडी के माध्यम से इस सीईटी के दायरे में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम के लिए आपको बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी यूनिक आईडी से क्लिक रजिस्ट्रेशन जो आपकी होगी वहाँ से आप यूनिक आईडी के माध्यम से और वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से अपना वो जो भी आपके लायक का या आपके स्तर की जो परीक्षा होगी वो आप तुरंत एक क्लिक में सबमिट करके अपना फॉर्म पूरा फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप पटवार के लिए, ग्राम सेवक के लिए, फॉरेस्ट विभाग के लिए, एलडीसी के लिए अलग अलग बार बार आपको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार सीईटी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया तो आपको यूनिक आईडी मिल जाएगी और उस यूनिक आईडी पर आपको कौन कौन से आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उस पर आप क्लिक करके आप अपने सभी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को सबसे बड़ी सहूलियत मिल जाएगी कि बार बार अपने को फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस प्रकार से आर्मी के अंदर होता है कि आर्मी में आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो फिर आपकी जैसे ही वैकेंसी आती है आप एलिजिबल है तो आपके पास मेल आ जाता है और आप क्लिक करके अपना उस यूनिक मेल आईडी से वापस फॉर्म को क्या कहते हैं तुरंत सबमिट कर सकते हैं। तो आप भी रीसबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि सीईटी एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि सीईटी एग्ज़ाम, अब ये जो नया एग्ज़ाम है तो इस नए एग्ज़ाम के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा, इसकी बात करते हैं साथियों। तो देखिए, इसकी मैं बात करूं आपके सामने तो यह सीईटी एग्ज़ाम अपने राजस्थान सरकार की बात करता हूं, बाकी सभी एग्ज़ाम सभी स्टेट के लिए लागू होगा, लेकिन हर स्टेट इस एग्ज़ाम की अपने हिसाब से गाइडलाइन तैयार करेगा। यह साथियों कॉमन इंटरेस्ट एग्ज़ाम है। इसमें आपको सबसे पहले तो सामान्य ज्ञान, यानी कि आप जिस भी सामान्य ज्ञान की बात करें, देखिए एक मिनट, तो आपके सामने अपन सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान संपूर्ण, यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, संपूर्ण राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो बेसिक है या जो भी होगा वो पूरा का पूरा रहेगा। राज्य जीके के साथ में इंडिया जीके भी रहेगा थोड़ा बहुत, इसमें जो हमारे एग्ज़ाम के लेवल का हमेशा आता है वो भी रहेगा।
साथ ही साथ राज जीके हो गया, यानी कि राजस्थान का जीके हो जाएगा आपका नंबर 1 पॉइंट। दूसरा आपका हो जाएगा इंडिया जीके, इंडिया जीके भी रहेगा इसमें। और फिर आपकी बात करें तो इसमें आपका करंट जीके है, वो भी आपका इस एग्ज़ाम में शामिल रहेगा, यानी कि नवीनतम सामान्य ज्ञान समसामयिक के आधारित है, वो भी रहेगा। तो जीके का पोर्शन ये रहने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। और दूसरी बात करते हैं तो आपकी सामान्य जो तर्क शक्ति है, यानी कि जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, तो सामान्य आपकी इसमें तर्क शक्ति वाला पार्ट रहेगा, जिनकी जो नॉर्मल रीजनिंग है क्लास 10th 12th लेवल तक की, 10th लेवल तक की आपकी जो मैथमेटिक्स है वो भी रहेगी, इनकी मैथ्स रहेगी। और बात करते हैं तो जनरल साइंस जीएस रहेगा, जीए जनरल अवेयरनेस रहेगी, ये आपके इसमें पॉइंट रहने वाले हैं। फिर आपकी इस एग्ज़ाम में और बात करें तो सामान्य हिंदी जो अपन पढ़ते हैं साथियों, वो रहेगी, सामान्य हिंदी रहेगी और सामान्य अंग्रेजी भी रहेगी। तो कुल मिलाकर के एक मैंने आपके सामने ये बड़ा सिलेबस बताया है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली सिलेबस सीईटी एग्ज़ाम का नहीं आया है। ऑफिशियली जैसे भी ऑफिशियली सिलेबस जारी हो जाएगा तो हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि इस सीईटी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश और साथियों ये जो अपना नॉर्मल जो सिलेबस रहता है जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए होता है, तो ये आपको इस एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो साथियों आज का ये सेशन जिसमें मैंने आपको सीईटी एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी बताई, अगले सेशन के अंदर अगला सेशन जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सीईटी एग्ज़ाम कब से फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, क्या हमें एग्ज़ाम अप्लाई करने के बाद में इसकी क्या रणनीति रहेगी, हम कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करें, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक विशेष जानकारी, एक और स्पेशल जानकारी बता देता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। बहुत जल्द ही, मतलब कि हमारी क्लासें तो रेगुलर चलती है, कुछ कारणवश बीच में क्लासें स्थगित हो चुकी थी। हम कोशिश ये करेंगे कि इस सीईटी एग्ज़ाम के लिए और जो ग्राम विकास अधिकारी, इनकी ग्राम सेवक, एलडीसी, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, साथियों इन सभी के लिए जो कॉमन सिलेबस है मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, जीके का, वो हम नियमित रूप से लाइव क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों इसके लिए सपोर्ट ये रहना चाहिए कि लाइव क्लास या कोई भी चीज़ हम जब पढ़ाएं तो उसके लिए आपका 100% आपका सपोर्ट चाहिए। इसके लिए मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि लाइव सेशन के लिए आपको एक पोस्टर के माध्यम से टाइम टेबल बता दिया जाएगा और इसी वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लाइव सेशन में 50 ऐसे स्टूडेंट जोड़ दीजिए जो परमानेंट या नियमित रूप से अध्ययन कर सके। हमें नियमित रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता है, ना कि टाइम पास करने वालों की। तो ये आज का सेशन आपके लिए एक विशेष रणनीति के साथ में आपके सामने प्रस्तुत किया गया सीईटी एग्ज़ाम की संपूर्ण जानकारी के रूप में। अगला सेशन आपको कल ठीक इसी समय मिलेगा, जिसमें राजस्थान जीके का पार्ट नंबर 1 या अलग से एक स्पेशल क्लास
रहेगी। मैथ की क्लास भी बहुत जल्द होने वाली है, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है साथियों, चलते हैं, अभी आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।